नमस्कार। आजकल ये बहुत सुनने में आता है कि फला-फला राज्य में इस सिटी में लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। कभी धर्मावतरण के नाम पे तो कभी लव जिहाद के नाम पे लड़कियों का रेस्क्यू किया ही जाता रहता है। क्यों फँस जाती है हमारी बच्चियाँ ऐसी? रियल में ये कुछ ऐसा कुछ होता है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया प्रचारित कर देता है? हो सकता है सोशल मीडिया राई का पहाड़ बना दे, लेकिन राई तो फिर भी थी। अब मैं यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, बच्चों की बात कर रही हूँ। हमारे बच्चे हमेशा से किसी न किसी स्कैम में फंसते ही आए हैं, और वो भी स्पेशली हिंदू बच्चे। मैं यहाँ पर सभी हिंदू जातियों की बात कर रही हूँ, चाहे वो दलित हों, चाहे वो ब्राह्मण हों। फंसते हमारे सिर्फ हिंदू बच्चे ही हैं, ऐसा क्यों? इस सब को जानने के लिए हमें इसकी रूट पर जाना पड़ेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए तो वो पहले खुद से ट्रीट करने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं हो पाती है तब वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करेंगे, तब कहीं जाके उसको मेडिसिन देंगे। यहाँ भी हमें यही करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि बीमारी हो गई है। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए और वो सिर्फ चिल्लाता रहे कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, तो क्या उसका कैंसर ठीक हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर उसे अपनी बीमारी को दूर करना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर उसको डायग्नोस करेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे और उससे पूछेंगे कि वो क्या शराब, सिगरेट जैसी कोई चीज़ें कंज्यूम तो नहीं करता। अगर करता है तो वो उसको उसी समय स्टॉप करवाएंगे और फिर रिपोर्ट के आधार पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी हमें यही करना है। हम यहाँ पर सिर्फ बीमारी का नाम चिल्ला रहे हैं, और वो भी सिर्फ नेताओं की वजह से। यहाँ पर मैं किसी पार्टीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को इन सब चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि उनके बच्चे इस तरह के स्कैम्स में फंसते नहीं हैं। फंसते तो हमारे बच्चे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब हमारे बच्चों के साथ। अगर किसी विशाल वृक्ष की शाखाएं हम बार बार काट दें, तभी भी वो विशाल वृक्ष थोड़े समय के बाद हरा भरा हो जाएगा। अगर हमें उसे नष्ट करना है तो हमें उसकी रूट्स पर प्रहार करना होगा। मतलब अगर हम उसकी शाखाओं को काटने की बजाय अगर हम उसकी रूट्स को काट दें तो वो हरा भरा वृक्ष थोड़े समय में ही बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश भी उसी हरे भरे विशाल वृक्ष के समान है, जिस पर समय समय पर बाहर से लोग आके आक्रमण करते गए और उसकी शाखों को काटते रहे, लेकिन हमारा वृक्ष फिर भी हरा भरा बना रहा। तो उन्होंने इसकी रूट्स पर प्रहार किया। इसकी रूट्स पर मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम पर प्रहार किया। उस समय जो वाइट मैन थे वो अपने आप को बहुत सिविलाइज समझते थे और हम लोगों को अनसिविलाइज्ड समझते थे। उनका कहना था कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों को सभ्य बनाने की। जरा सोचिए, हम लोग जिनका इतिहास इतना गौरवशाली था, हम लोग असभ्य थे उनकी नज़र में, और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो लोग हमें सभ्य बनाएं। हमारा देश आज़ाद हो गया, और जब आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश को चलाने में जो लोग सामने आए, वो लोग फिजिकली तो आज़ाद थे, लेकिन मेंटली अभी भी गुलाम थे। तो जैसा जैसा वो वाइट मैन्स कहते चले गए, हमारे वो नेता वैसा वैसा करते चले गए। आई एम नॉट सॉरी टू से, जब धर्म के नाम पे दो देश बन ही रहे थे और उस समय पूरी जगह सभी जगह भयंकर नरसंहार हो रहा था, तो थोड़ा और हो जाने दिया जाता। लेकिन वहीं उसी समय हमारे कुछ लोगों ने कहा, नेताओं ने कहा कि ये दोनों मेरी दोनों आंखों के समान हैं, इसलिए हमारे देश में ये दोनों ही रह सकते हैं। अरे फूट जाने दी होती एक आंख उसी समय, एक आंख रहती तो कम से कम सबको एक नज़र से तो देख पाते। अब वो जो दूसरी आंख फूटने नहीं दी उस समय, वो आज तक हमारे लिए किरकिरी बनी हुई है। इसके बाद दूसरा प्रहार किया संविधान बनाने वालों ने। उन्होंने उस समय हालांकि सभी जातियां, चाहे वो किसी भी जाति को बिलोंग करते हों, उसमें कुछ लोग बहुत अच्छे थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, गरीब थे।
मतलब रिजर्वेशन की उस समय सभी को ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने अपनी ही जाति के लोगों को लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रख दिया हमारे संविधान में, जो कि आज तक हमें कांटे की तरह चुभ रहा है। आज भी सभी जातियों में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, लेकिन रिजर्वेशन कुछ ही पर्टिकुलर जातियों को दिया जाता है जो कि पहले से ही समृद्ध हो चुकी हैं। उन्हीं की जाति में बहुत से लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन उनकी साइड उनका कोई ध्यान नहीं है। तीसरा प्रहार, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे यहाँ का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो जो पढ़ाया जाता है जो कि हमारे देश का इतिहास ही नहीं है। हमारे यहाँ मैक्स मूलर पढ़ाया जाता है लेकिन चाणक्य नहीं। सिकंदर महान था लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। अकबर महान था, सभी धर्मों का आदर करता था, वहीं छत्रपति शिवाजी को लुटेरा बताया गया है। फिर हमारा जो बॉलीवुड है वो भी हमारे बच्चों को बिगाड़ने में बहुत हेल्प करता है। एक मूवी आई थी बाजीराव पेशवा, उसमें जिस पेशवा की बात की गई थी वो 20 साल की आयु में ही पेशवा बन गए थे और पूरे जीवन काल में, यानी कि वो सिर्फ 40 वर्ष तक की उम्र में रहे थे और अपने 20 साल के कार्यकाल में उन्होंने 40 लड़ाइयाँ लड़ी थी। लेकिन मूवी में दिखाया गया कि वो बाजीराव पेशवा एक नाचने वाली मस्तानी के पीछे बर्बाद हो गए। एक तो ये फिल्म बनाने वालों की मेंटेलिटी शो करती है और उससे भी ज़्यादा हम लोगों की मेंटेलिटी शो करती है, जिसने उस फिल्म को देखकर उस मूवी को सुपर डुपर हिट बना दिया। अब जिस देश की मेंटेलिटी इस तरह से होगी वो कैसे करके प्रोग्रेस करेगा। इसके बाद बॉलीवुड में अगर हम 90s की मूवीज देखें तो उसमें जो हीरो होता है वो बहुत गरीब होता है, हीरोइन अमीर होती है, कॉलेज में पोस्ट है, वहाँ उस हीरो को लव हो जाता है। हालांकि वो हीरो खुद अपना पेट नहीं भर सकता, लेकिन वो अपने प्यार को पाने के लिए मर मिटने मारने को तैयार हो जाता है और फाइनली वो हीरो हीरोइन के प्यार की जीत हो जाती है और फिल्म का एंड हो जाता है, हैप्पी एंड हो जाता है। लास्ट में लिखा जाता है द एंड। लेकिन हमारे हीरो हीरोइन जो हैं उनकी असली लाइफ यहीं से शुरू होती है। लाइफ में जब वो आते हैं तब उन्हें आटे दाल चावल का भाव मालूम पड़ जाता है। अब क्योंकि हीरो तो कुछ कमा ही नहीं सकता, तो जब वो अपना पेट नहीं भर सकता तो अपनी वाइफ का कैसे भरेगा। अब यहाँ से हमारे बच्चे फंसना शुरू हो जाते हैं। अब इस समय अगर उनको कोई पत्थर फेंकने के लिए, बंदूक उठाने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसे देता है तो वो खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक तो फिर भी सब सही चलता रहता है, लेकिन असली परेशानी होती है जबकि ये लोग उनके द्वारा टॉर्चर किए जाते हैं। लड़की को मालूम पड़ता है कि उसे बेचा खरीदा जा रहा है और लड़के को भी किसी न किसी रूप में टॉर्चर किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है उनका। अब यहाँ पर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हो जाती हैं, रेस्क्यू करने के लिए नहीं, सिर्फ उनके साथ फोटो सेशन करवाने के लिए। उनको किसी भी तरह की जाति के लोगों से कुछ नहीं लेना देना है, वो रेस्क्यू का सिर्फ दिखावा करते हैं। उनके द्वारा रेस्क्यू का दिखावा जो करते हैं, बताएं जरा कि कितने बच्चों का रेस्क्यू किया गया। किसी भी देश को मिटाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम पर प्रहार करो। कोई एटम बम से प्रहार करने से कुछ भी नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण जापान है। जापान पे भी एटम बम गिरा था तो क्या वो बर्बाद हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं छोड़ा। आज वो छोटा सा देश टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे है और नारा हम लगा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। क्या इस तरह से हम विश्व गुरु बन पाएंगे? हमें अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट करना होगा,
रिजर्वेशन को ख़त्म करना होगा। और एजुकेशन सिस्टम में एक और जो दीमक लगाई हुई है, क्योंकि हमारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं फेल होने पर, इसलिए फेल नहीं करना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है कि बच्चों के फेवर में काम करना है। बच्चों के फेवर में काम करना इन द सेंस उसे किसी भी तरह से पास करो। जो बच्चा लोकल एग्ज़ाम में पास होने के लायक नहीं होता है, उसके लिए हम टीचर्स कहते हैं कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में तो ज़रूर पास हो जाएगा, और वो हो भी जाता है अच्छे नंबरों के साथ। नर्सरी से ही बच्चों को फेल करने का सिस्टम होना चाहिए कि अगर बच्चा KG1 में जाने के लायक नहीं है तो उसे LKG या KG1 में नहीं प्रमोट करना चाहिए। इसके लिए हम पेरेंट्स को भी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हम पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीस देते हैं, तो हमारा ये तर्क होता है कि इतनी फीस दे रहे हैं तो हमारा बच्चा पास होना चाहिए। अब स्कूल वाले भी उस बच्चे को पास करते चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरा स्कूल पास कर देगा, तो उनकी तो इनकम कम हो जाएगी। अगर कोई टीचर गलती से इस पर एक्शन ले ले तो उसके बच्चे के पेरेंट्स आ जाएंगे। उस बच्चे के पेरेंट्स जो कि ये कभी नहीं देखते हैं कि उनका बच्चा होमवर्क करता है कि नहीं करता, क्लास वर्क करता है कि नहीं करता। स्कूल में टीचर के सिर पे वो बच्चा नाचता रहता है, और वहीं अगर वो टीचर उसको कोई रोक दे तब उसके पेरेंट्स को तुरंत पता चल जाता है, और उसी समय वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेके स्कूल में आ जाते हैं। अब क्योंकि प्राइवेट स्कूल है तो कोई भी स्कूल अपने ऊपर बात नहीं लेता, उस पर्टिकुलर टीचर को डांट दिया जाता है, या फिर कुछ ज़्यादा हो तो उसको निकाल दिया जाता है और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अब जब हमारे बच्चों इस तरह से आएंगे, मतलब बच्चे हमारे देश की नींव है, तो हमारी नींव ही इतनी हिली हुई रहेगी तो उस पर इतना बड़ा विशाल देश कैसे टिक पाएगा। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को वापस से लाना चाहिए, और पेरेंट्स को भी ये कोशिश करना चाहिए कि उनका बच्चा सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप फीस देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्कूल खरीद लिया है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ज़रा सोचिए, एक टीचर जिसके पास कम से कम 30 बच्चे तो होते ही हैं, और आपके पास एक बच्चा है, आप उस बच्चे को स्कूल से आने के बाद कोचिंग भेज देते हैं और फीस दे के मुक्त हो जाते हैं। आपकी कोई ड्यूटी नहीं होती है, आपने खेल खेल में बच्चा पैदा कर लिया, अब आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, अब आप फीस दे रहे हैं सिर्फ। आज़ाद तो हम 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन मेंटली आज तक गुलाम हैं। हमारे यहाँ रेप होने पर हम कैंडल मार्च निकालते हैं, जबकि हमारे यहाँ का इतिहास तो ये है कि अगर कोई हमारी बहू बेटियों पर गलत निगाह डाले तो उसकी आंखें निकाल के उसके हाथ में दे देते हैं, और हम आज कैंडल मार्च निकालते हैं। अपील करिए कि हम आज़ाद हैं, और आज़ाद लोगों के जैसा बिहेव करिए, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। मैं यहाँ नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये ड्यूटी सिर्फ उन लोगों की नहीं है, हम 150 करोड़ भारतीयों की भी है। हम अपना घर देख लेंगे, अगर हमारा घर सुधर जाएगा, हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, तो हमारे आसपास के लोगों का भी माहौल अच्छा रहेगा, वो भी अपने अपने बच्चों पे करेंगे, तो एक समाज सुधरेगा, समाज से देश सुधर जाएगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचानिए, उसको किसी दूसरे के कंधे पे मत डालिए। जय हिंद, जय भारत।